युवरानी ने दासियों से जिस तरह से एकलव्य के बारे में पूछा था, उससे उन लोगों के मन में भी थोड़ा शक होने लगा था। लेकिन रूपमती उनकी युवरानी थी और किसी दासी की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती थी कि वो युवरानी के खिलाफ इस तरह की बात भी सोच सके। युवरानी रूपमती इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि अगर वो एकलव्य से मिलना चाहे और उससे बात करना चाहे तो ऐसा करना राजमहल में संभव नहीं था। उन्हें हर हाल में जल्द से जल्द एकलव्य से मिलना था। उसके ऐसे बहुत सारे सवाल थे जिनका जवाब उन्हें सिर्फ एकलव्य ही दे सकता था। लेकिन किसी युवरानी का इस तरह से किसी वैश्यालय पर जाना और वहां जाकर एक अनजान लोहार से मिलना, ये कहां तक उचित था। माना कि रूपमती भी जानती थी कि वो जो करने जा रही थी उसके परिणाम गलत भी हो सकते थे, लेकिन उन्हें अपने मन को मनाना नहीं आ रहा था। उन्होंने फैसला लिया कि वो छुपते छुपाते शाम होते ही अंधेरे में चादर ओढ़कर उस जगह जाएगी जहां उन्हें एकलव्य मिल जाए। वीरानगढ़ साम्राज्य की नववधु, और वो भी एक वैश्यालय जैसी गंदी जगह पर जाएगी। अगर ये बात प्रजा में फैल गई तो राज परिवार की कितनी बदनामी होगी। दिन ढल चुका था और रूपमती ने जैसा सोचा था वैसे ही वो अपने आप को एक चादर से ढककर एक सुनसान रास्ते से होती हुई उस बदनाम जगह की तरफ निकल पड़ी थी। जिस तरह की घटनाएं इन दिनों राज परिवार के साथ घट रही थी, उसके बाद रूपमती का इस तरह से ऐसे सुनसान रास्ते पर चलना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था। लेकिन फिर भी उन्होंने ये जोखिम उठाया था। अभी वो महल से बहुत ज्यादा दूर नहीं चली थी कि एक सुनसान गली में अचानक उनके सामने एक मकान की छत से एक काली बिल्ली कूद गई। इसे देखकर रूपमती के कदम कुछ देर के लिए थम गए। वो बिल्ली थोड़ी देर तक सड़क पर खड़ी होकर अपनी चमकीली आंखों से घूरकर युवरानी रूपमती को देखते रही और फिर सड़क के दूसरी तरफ चली गई। रास्ते में कुछ कुत्ते उन्हें देखकर भौंक रहे थे और कुछ रो रहे थे। अभी इतनी ज्यादा रात भी नहीं हुई थी, लेकिन उन कुत्तों का रोना शायद कोई अपशकुन का संकेत दे रहा था। उन दोनों रात में लोग कभी कभार बाहर निकला करते थे। अब रूपमती वीरानगढ़ की आबादी से बाहर निकल चुकी थी और सुनसान सड़क से गुजर रही थी। सड़क के दोनों तरफ सिर्फ पेड़ पौधे, झाड़ियां और खाली जमीन ही थी। उस वक्त सड़कों पर रात के वक्त सिर्फ और सिर्फ घोर अंधेरा रहा करता था। अब तक तो राजकुमारी छुपते छुपाते ही आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी उन्हें अपने आसपास की झाड़ियों में किसी के चलने की आहट सुनाई दी। पेड़ पौधे जोर जोर से हिलने लगे। रूपमती की दिल की धड़कन बढ़ गई। घबराहट के मारे वो पसीना पसीना होने लगी। लगातार झिंगूर की आवाज आ रही थी। रूपमती को ऐसा लगा जैसे कि झाड़ियों में से कोई निकलकर सड़क पर आया है, जो कि अब उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। उन्हें अपने कदमों के साथ साथ किसी दूसरे के कदमों की भी आहट समझ आ रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके साथ चल रहा था या फिर उनका पीछा कर रहा था, लेकिन आसपास देखने पर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। इतना अंधेरा और अकेली युवरानी। उनकी जगह अगर कोई मर्द भी होता तो फिर ऐसी घटना पर वो डरने लगता। एक बेहद ठंडी हवा का झोंका आया और एक पल के लिए उनके सिर का चादर उड़ गया। रूपमती, रूपमती, रूपमती। इस तरह से उनके नाम पुकारे जाने की आवाज सुनाई देने लगी। ऐसा लगा जैसे उस हवा के झोंके ने उनके बालों को सहलाया और फिर उन्हें एक आवाज सुनाई दी। उस सुनसान बियाबान जंगल में इस तरह से एक युवरानी का नाम कौन और क्यों पुकार रहा था? वो एक मिली की आवाज थी। उसमें पुरुषों और महिलाओं दोनों की आवाजें थी और कोई एक नहीं बल्कि कई लोगों की आवाजें एक साथ। ये सब हो क्या रहा था? अब उस जगह से जल्द भागना ही रूपमती के पास एक चारा रह गया था। उन्हें इस बात को समझने में बिल्कुल वक्त नहीं लगा था कि वो कोई इंसान तो नहीं हो सकता था। अगर कोई इंसान उसका नाम जानता था तो वो ये भी जानता होगा कि एक युवरानी है, और कोई इंसान युवरानी से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? भले ही वो जगह लोगों में बदनाम थी, लेकिन जिस तरह से परी महल की तरह उसकी बनावट थी, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वो राजमहल से भी सुंदर जगह थी। वो भव्य इमारत, रोशनी से सजी हुई गलियां, गलियों में खड़ी सजी धजी सुंदर सुंदर लड़कियां, जगह जगह पर सुनाई दे रही संगीत की तान, थोड़ी थोड़ी दूर पर अलग अलग इत्र की महक,
ऐसा लग रहा था जैसे कि सचमुच उस जगह की चकाचौंध देखकर कोई भी वहां खिंचकर आने पर मजबूर हो जाए। रूपमती, जो कि एक राजकुमारी थी और अब एक युवरानी, उसने ऐसी जगहों के बारे में सिर्फ सुन रखा था। यह पहला मौका था जब वो ऐसी किसी न जाने वाली जगह पर आई थी। जब जब युवरानी रूपमती ने वहां आकर एकलव्य के बारे में पूछताछ की तो बहुत सारे लोगों से पूछने के बाद वहीं एक बूढ़ी वैश्या ने इशारा करके उसे बताया, वो जो महल की तरह बना हुआ कोठा दिखाई दे रहा है, वहीं पर तुम्हें वो लोहार का बच्चा मिलेगा। उसके जैसा चालबाज और अय्याश किस्म का इंसान तो मैंने अब तक अपनी उम्र में भी नहीं देखा, उस बूढ़ी औरत ने कहा। जब रूपमती वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक छोटे से तालाब में 4 वेश्याओं के साथ वो गठीले बदन वाला सजीला नौजवान बारी बारी से उनके हाथों से अंगूर खा रहा था। वो कभी उनके अधेड़ों से खेलता तो कभी उनके नाजुक अंगों को छूता। वो वेश्याएं भी उसके साथ इस खेल का पूरा आनंद ले रही थी। वहां रोशनी की कोई कमी नहीं थी, चारों तरफ मशालें जल रही थी। उनमें से किसी के भी शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था। एकलव्य का शरीर जिस तरह से चमक रहा था उसे देखकर लग रहा था जैसे कुछ देर पहले तेल से उसकी मालिश की गई थी। तालाब में लाल गुलाब की पंखुड़ियां ऊपर तैर रही थी। एकलव्य के ठाट बाट किसी राजा से कम नहीं लग रहे थे। वो बारी बारी से उन सभी सुंदर वेश्याओं के साथ संभोग सुख ले रहा था। वहां जो कुछ भी हो रहा था उसे देखकर रानी रूपमती के अंदर भावनाओं का ज्वार उमटने लगा। उनके अंदर भी वासना की भावना जागने लगी। एक रानी होकर वो ये सब क्या सोच रही थी? ये बात बिल्कुल सच थी कि एकलव्य के जैसा सुंदर, सजीला और बांका नौजवान पूरे वीरानगढ़ में और दूसरा कोई नहीं था। उसे इस तरह देखकर शायद ही कोई महिला हो जो कामातुर न हो जाए। न जाने ऐसी कितनी स्त्रियां थी जो उसके सपने देखा करती थी। एक मामूली सा लोहार होने के बावजूद भी वो कई स्त्रियों के सपनों का राजा था। उसकी भूरी नीली आंखों में जो भी दिखता वो बस उसी का होकर रह जाता। युवरानी रूपमती भी तो उससे एक बार मिलने के लिए न जाने कितनी परेशानियां उठाकर उस तक पहुंच गई थी। लेकिन न जाने ऐसा क्या हुआ कि उसे इस अवस्था में देखकर उन्हें उससे घृणा होने लगी। दासियों ने तो पहले ही बता दिया था कि वो किस किस्म का इंसान है, लेकिन इसके बावजूद भी रूपमती को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ था। लेकिन अब जब उन्होंने अपनी आंखों से सच्चाई देख ली थी तो पता नहीं क्यों वहां पर एक पल भी नहीं रुकना चाह रही थी। क्या वो इस सच्चाई को नहीं मानना चाहती थी? अब तक एकलव्य की नजर उन पर नहीं पड़ी थी और उन्होंने मन बना लिया था कि वे तुरंत वहां से वापस लौट जाएगी। लेकिन इससे पहले कि वो अपने कदम वापस के लिए बढ़ा पाती, अचानक एकलव्य की नजरों से उसकी नजरें मिल गई। एकलव्य ने जैसे ही देखा कि वो औरत जो उसे छुप कर देख रही थी वो कोई और नहीं बल्कि युवरानी थी, तो उसने अपने आप को संभाल लिया। वो राजकुमारी को इस जगह पर देखकर बहुत हैरान था। आखिर ये कैसे हो सकता था? एक युवरानी इस तरह की जगह पर कैसे आ सकती थी? एकलव्य तुरंत उस तालाब से निकला और कपड़े पहनकर वो युवरानी को रोकने के लिए उनके पीछे भागा। रूपमती वहां पर अब एक पल भी नहीं ठहरना चाहती थी। वो दौड़कर वहां से भागने लगी। हालांकि वो जिस उद्देश्य से वहां पर गई थी वो पूरा नहीं हुआ था, लेकिन उन्हें एकलव्य से बात करने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी। अंधेरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और युवरानी बिल्कुल ये नहीं चाहती थी कि महल में उनके अनुपस्थिति होने की बात किसी को भी पता चले। जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उन्हें महल से निकले हुए काफी वक्त बीत चुका है और अब लोग उन्हें खोजने लगे होंगे, तो उन्होंने सोचा कि जंगल वाले रास्ते से होकर उन्हें वापस लौटना होगा। वो छोटा रास्ता था जिसके बारे में एक दासी ने उन्हें बताया था। उससे होते हुए अगर महल जाए तो वो जल्दी पहुंच जाएगी। उधर एक बार फिर से राजपुरोहित उसी रहस्यमय गुफा में कोई अनुष्ठान कर रहे थे। वो किस तरह की पूजा कर रहे थे ये तो साफ नहीं था, लेकिन वो एक अग्नि कुंड में कुछ आहुतियां डाल रहे थे। उनके साथ ज्यादातर दिखाई देने वाला वो रहस्यमय व्यक्ति वहां अभी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अचानक बालों की लट के 2 गुच्छे बनाए और उन्हें अग्नि कुंड में झोंक दिया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, अग्नि कुंड में 2 धमाके हुए। वे दबी हुई आवाज में जो मंत्र उच्चारण कर रहे थे वे आम लोगों की समझ से परे थे। युवरानी सचमुच बहुत निडर और साहसी थी। इतने ज्यादा अंधेरे में वे तेज कदमों से जंगल से होते हुए राजमहल की तरफ आगे बढ़ने लगी।
भयानक जंगल बारिश होने के कुछ दिन बाद और भी ज्यादा भयानक हो गया था। उन्हें पत्तों की सरसराहट सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई खतरनाक जंगली जानवर उनकी तरफ आ रहा था। अचानक पेड़ों पर बैठे पंछी उड़ने लगे। सन्नाटों में उनके पंखों और चहचहाने की आवाजें गूंजने लगी। युवरानी की कदमों की गति और भी तेज हो गई। घबराहट के मारे वे पसीने से लथपथ होकर हाँफने लगी। तभी उन्हें आवाज सुनाई दी, ठहरिए युवरानी जी, ठहरिए, घबराइए नहीं, कोई जानवर नहीं, मैं हूं। उन्हें आवाज देने वाला और कोई नहीं बल्कि एकलव्य ही था। उसके बाद उन दोनों के बीच क्या बातें हुई ये तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन उसके बाद वहां जो हुआ वो भी सबकी सोच के परे था। एकलव्य और रूपमती अब आपस में मिलने लगे थे। ये सब कुछ क्या हो रहा था कुछ कहा नहीं जा सकता था, लेकिन वे दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद खुश लग रहे थे, पर यह बात चेहरे पर दिखाई नहीं दे रही थी। शायद उन दोनों के बीच उस रात कोई ऐसी बात नहीं हो पाई थी जिससे युवरानी को उनके सवालों का जवाब मिल पाता। उधर राजपुरोहित अपने षड्यंत्र को अंजाम देने में लगे हुए थे और इधर रूपमती अनजाने में ही एकलव्य की तरफ खिंची चली जा रही थी। रूपमती एकलव्य से पूछना चाहती थी कि आखिर क्यों वो हर बार उनके पति युवराज देवराज की मदद करते आ रहा था। वो ये भी जानना चाहती थी कि एक पति पत्नी के बीच में आने की उसने इतनी हिम्मत कैसे कर ली। उन्होंने अपने पति को जो शर्त या पहेली पूरा करने के लिए कहा था वो उन दोनों पति पत्नी के बीच का मामला था। फिर एकलव्य उनके बीच में क्यों आया? प्रश्नों के जाल में फंसे हैं हम दोनों। उत्तर के बारे में क्या कहें हम दोनों? जो कहते हैं वो भी खुलकर नहीं कहते हम दोनों। इस तरह किसी कविता की पंक्तियों की तरह बात कहकर वो मस्खरी करते हुए हंसने लगा। वो हर तरह से युवरानी को प्रभावित करने में लगा हुआ था। तो क्या वो अपने उद्देश्य को हासिल कर पाएगा? क्या युवरानी को उनके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे? क्या राजपुरोहित ने जिन बालों की आहुति दी थी उनका युवरानी से कोई लेना देना था? क्या षड्यंत्र रचा जा रहा था वीरानगढ़ में? जानने के लिए सुनते रहिए।